नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। इस वक्त की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा। जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशन को लेकर न्यू अपडेट आ चुका है। पेंशन अब जो की बढ़ सकी है, तो दोस्तों आखिरकार कब से ये पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी, इसको लेकर 2025 के अंदर आखिरकार न्यू लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए क्या आया है, इसकी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा की है। यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जो है मनसुख मांडविया ने शनिवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो प्रदर्शन हो रहा है उसके खिलाफ वर्चुअल बैठक की, और इस बैठक से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों की अब होने वाली है मौज, खत्म होगा भेदभाव, 75 साल से ही मिलेगा 20% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ। जहां दोस्तों पेंशन धारकों की एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जो पेंशन पहले आपको 80 वर्ष के पूरे होने के बाद मिलती थी, अब वह 75 साल की एज से ही मिलने लगेगी। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। तो आखिरकार क्या अपडेट आया है, इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी 3 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन है, देश के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट खबरें हैं। तो आज की ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों पूरी जानकारी जो है आप सभी को यहाँ पर सही सटीक और तथ्यों पर मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करती हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन कैसे बढ़ी है और कब से हम सभी को ये पेंशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है ईपीएस पेंशन को लेकर नया और लेटेस्ट क्या अपडेट आया है। दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है कि ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि कर रही है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग जो है वो लंबे समय से की जा रही है। पेंशन भोगियों के संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर अपनी मांगों को भी रखा। उन्होंने न केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की, बल्कि महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेंस अलाउंस में वृद्धि और मुफ्त चिकित्सा सुविधा यानी कि मेडिकल अलाउंस की भी यहाँ पर जो है मांग की है। इस बदलाव से देश की करोड़ों ईपीएफओ सब्सक्राइबर को यहाँ पर लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हम सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव निकलकर सामने आ रहा है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन है। ये राशि 2014 से लागू है। हालांकि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए ये राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। इसलिए पेंशन भोगियों के संगठनों ने इसे बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह कर दिया है। दोस्तों इसके प्रमुख बदलावों की बात करें तो न्यूनतम पेंशन जो है 1000 रुपए से बढ़कर यहाँ पर 7500 रुपए की जाएगी। यहाँ पर पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए डीए की वृद्धि की जाएगी और सभी पेंशन भोगियों को यहाँ पर मुफ्त के अंदर दोस्तों चिकित्सा सुविधाएं देखने को मिलेगी। ये अब सभी के लिए नए संभावित बदलाव है। पर बजट 2025-26 में ईपीएस पेंशन पर क्या क्या घोषणाएं हो सकती है, इसके बारे में बात करें तो आगामी बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईपीएस पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि पर वृद्धि पर दोस्तों गंभीरता से जो है विचार कर रही है, जिसमें संभावित घोषणाओं की बात करें तो न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि होगी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी, चिकित्सा सुविधाओं में आप सभी के लिए सुधार होगा और इसी के साथ पेंशन भुगतान प्रणाली में तकनीकी सुधार की जाएगी, जो कि बजट 2025-26 से ही आप सभी के लिए लागू होंगे। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगर ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लेती है तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ये कदम करोड़ों सब्सक्राइबर के जीवन स्तर को सुधारेगा। वृद्ध पेंशन भोगियों को वैयक्तिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बेहतर मिलेगी और बढ़ी हुई पेंशन से जीवन यापन की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। मुफ्त चिकित्सा सुविधा से अच्छी स्वास्थ्य देखभाल आसानी हो जाएगी और दोस्तों यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन से क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर जो है सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल में बात करें कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो वर्तमान की स्थिति क्या है और इसके अंदर क्या क्या अड़चनें क्या क्या चुनौतियां नजर आ रही है, तो ईपीएस 95 योजना के तहत वर्तमान में कई चुनौतियां सामने आ रही है। न्यूनतम पेंशन राशि के लिए अपर्याप्त इसमें कोई प्रमुख है और इसके अलावा फंड दीर्घकालिक अस्थायी को लेकर चिंता भी है। जब दोस्तों प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो अपर्याप्त पेंशन की राशि यानी कि 1000 रुपए की वर्तमान न्यूनतम पेंशन जो है जीवन यापन के लिए बेहद कम है और बढ़ती हुई प्रत्यक्षता और कम ब्याज दरों के कारण फंड पर भी यहाँ पर यथावत दबाव जो है वो पड़ रहा है। वही
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों में शामिल करने की चुनौती है, जो कि कवरेज का विस्तार है, और वहीं कई लाभार्थी अपने अधिकारों और लाभों से अनजान हैं। इसलिए जागरूकता की कमी भी इसमें आने वाली एक प्रमुख अड़चन बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ कुछ योजना में सुधार आप सभी के लिए किए जाने चाहिए, इसको लेकर सुझाव भी दिए जा चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य न केवल पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करना है, बल्कि योजना के दीर्घकालीन स्थायित्व को भी सुनिश्चित करना है। महंगाई दर के अनुसार न्यूनतम पेंशन में नियमित योगदान करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, फंड के बेहतर प्रबंधन के लिए निवेश की रणनीति में बदलाव करना चाहिए। पेंशन वितरण प्रक्रिया को डिजिटल रूप से बनाना चाहिए, सरल बनाना चाहिए, और लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। यानी कि न्यूनतम पेंशन की राशि में नियमित वृद्धि हो, निवेश रणनीति में सुधार किया जाए, पूरी तरीके से डिजिटलीकरण किया जाए, और जागरूकता अभियान चलाकर पेंशनधारकों को जागरूक किया जाए। ये प्रमुख सुझाव जो है ईपीएस पेंशन योजना को लेकर हाल फिलहाल में निकल कर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि ईपीएस 95 में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो ईपीएफओ के सभी सब्सक्राइबर अपने आप ही दोस्तों ईपीएस 95 के सदस्य माने जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में है कि न्यूनतम पेंशन कितनी है। तो वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपए प्रति माह है। और पेंशन कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अधिक योगदान और लंबी सेवा से आपकी पेंशन जो है वो बढ़ सकती है। तो क्या पेंशन राशि में बदलाव होने की संभावना है? इस प्रकार का भी सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। तो जी हाँ, सरकार न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाने पर यहाँ पर पूर्ण रूप से विचार जो है वो कर रही है। अब बात करते हैं कि पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी है। तो पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की आप सभी को आवश्यक सेवा देनी जरूरी है। यानी कि ईपीएस पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव भारत के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत हो सकते हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी कदम पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती हैं। हालांकि इन बदलावों को लागू करने के लिए कई चुनौतियां हैं, जिसमें वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना भी प्रमुख कारण बताया जा रहा है। लेकिन ये तमाम तरीके की यहाँ पर चुनौतियों को हटाते हुए अगर पेंशन वृद्धि होती है तो पेंशन धारकों और कर्मचारियों को अच्छा खासा लाभ जो है इस योजना से देखने को मिल जाएगा। यह अब सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रदर्शन की है समीक्षा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कर्नाटक के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरे, केंद्रीय पीएफ आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति, 21 क्षेत्रीय और 140 कार्यालयों के अधिकारी शामिल हुए थे। समीक्षा में मुख्य रूप से दावा निपटान की सुधार, अस्वीकृतियों को कम करना, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन को सक्रिय करने और उच्च वेतन पर पेंशन मामलों को लेकर तेजी लाने पर ध्यान दिया गया। मनसुख मांडविया ने जोर देकर कहा कि पीएचओडब्ल्यू और शिकायत निवारण महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं और अधिकारों को पीएचओडब्ल्यू मामलों के समाधान के तेजी लाने के लिए ईपीएफओ द्वारा जारी स्पष्टीकरण का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने इस सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि एएलआईसी योजना के लिए प्रारंभिक कार्य पूरा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक नए सदस्यों के लिए यूएन प्रक्रिया को पूरी तरीके से सरल बनाया जा सके और पेंशन धारकों को इसका लाभ जो है वो दिया जा सके। तो आम सभी के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में आम सभी के लिए यहाँ पर जो है शनिवार को एक बड़ी बैठक कर्नाटक के अंदर की गई, जो कि वर्चुअल मीटिंग आप सभी के लिए बताई जा रही है। इसमें तमाम सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई और इसे जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी आप सभी पेंशन धारकों के लिए जारी कर दिए जा चुके हैं।